तो हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी आखिरी रात सुहागरात। तो चलिए लेकर चलते हैं अपने कहानी के अगले एपिसोड में। और आप लोग मेरे साथ बने रहें और सुनिए हमारी कहानी के अगले एपिसोड में क्या है। ये दोनों राजकुमार बचपन से ही साथी हैं। जो घोड़ा बुद्धिमान के साथ ताकतवर भी है। अपने राज्य से राजकुमार अनुजा तपनीला को अचानक गायब हो जाना प्रजाओं में हाहाकार मच गई। लोगों के मन में अनेक तरह की बातें आने लगी। सोफे पर बैठकर राजा रघुनाथ तपनीला चिंता में पड़े हुए कुछ सोच रहे थे। तभी रानी बागमती आती है। रोते हुए बोलती है, कुछ पता चला? कहाँ है मेरा लाल? कहकर रोने लगी। राजा साहब, बागमती वो कहीं गया है, आ जाएगा, ऐसे मत रो। बागमती, वह कहीं जाता है तो हम लोगों को बता कर जाता है। आज 4 दिन हो गए, अचानक गायब हो जाना कहीं हमारे दुश्मन की चाल तो नहीं है? कुछ कीजिए, नहीं तो मैं अपने बेटे के बिना नहीं रह पाऊंगी, रोते हुए बोली। इधर राजकुमार अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ, अनेक तरह के परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। वे दिन भर चलते और रात को किसी वृक्ष के नीचे या गुफाओं में रात गुजारते, फिर सुबह चल पड़ते। चलते चलते 24 दिन हो गए। तब जाकर राजकुमार अनुजा तपनीला अमरावती के जंगल में पहुँचे। चलते चलते 2 दिनों में जंगल पार कर लिए। जंगल पार करते ही उनके सामने एक विशाल नदी मिली, पर नदी सूखी हुई थी, जैसे मानो प्यासी धरती एक ही बार में नदी का पूरा पानी निगल लिया हो। वे तो सोच में पड़ गए, क्योंकि किताब में बस अमरावती के जंगल तक ही सुंदरियों के प्रदेश जाने की रास्ता बचा था। इधर उधर देखे, फिर कुछ देर बाद नदी पार करने लगे। चलते चलते सुबह से शाम हो गई। नदी पार करते ही वहाँ से रास्ते 3 थे। राजकुमार यहाँ भी चिंता में पड़ गए। जाऊँ तो किस ओर जाऊँ जो मुझे लक्ष्य पर तक पहुँचा सके। तभी राजकुमार ने अपनी कमर से एक चांदी के सिक्के निकाल हवा में उछाले। जब सिक्का जमीन पर गिरा तो मुस्कुराकर सिक्का उठा ली और पश्चिम की ओर चल पड़े। इधर तपनीला प्रदेश के सभी राजाओं से लगभग राजकुमार की गायब होने की कानों कान खबर फैल गई। राजा रानी राजकुमार के आने की खबर का इंतजार करते करते समय की घड़ी काट रहे थे। रानी बागमती का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राजा रघुनाथ तपनीला अपने मंत्रियों के साथ राज दरबार में निराश मन से बैठे हुए थे। तभी एक मंत्री खड़ा होकर बोलता है, मंत्री, राजा साहब राजकुमार को आसपास के राज्य में भी अपने गुप्तचर को भेजकर पता लगाए, पर राजकुमार की कोई पता न चला। दूसरा मंत्री बोलता है, राजा साहब अपने राज्य में भी बहुत खोजे, मगर राजकुमार नहीं मिले। पता नहीं चलता वे कहाँ हैं और किस हालत में होंगे। सेनापति, राजकुमार को सैनिकों के द्वारा आसपास के जंगलों में तलाश किए, मगर कुछ भी पता न चला। राजा साहब, ना मत कहो मेरे दोस्तों, ना मत कहो। ना शब्द सुनकर मेरे दिल पर खंजर के बाण सा लगता है। उदास मन से बोलते हैं, मुंशी, राजा साहब, क्या मैं अपनी एक राय रख सकता हूँ? राजा साहब, क्यों नहीं? मुंशी, राजा साहब, क्यों ना हम अपने श्रेष्ठ सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करें
और उसके साथ हमारे बुद्धिजीवी मंत्रीगण भी शामिल हो जाए तो हमारे राजकुमार की खोज आसानी हो सकता है। राजा साहब, कुछ भी करो मगर हमारा बेटा हमें चाहिए। राजा साहब ने सेनापति को आदेश दी कि होनहार सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार करे और उसमें कुछ बुद्धिजीवी मंत्रियों को भी शामिल करे। जोर शोर से राजकुमार अनुजा तपनीला की खोज पर निकलने के लिए तैयारियां होने लगी। पश्चिम की ओर इधर चलते चलते राजकुमार अनुजा तपनीला को 16 दिन बीत गए। तब जाकर राजकुमार पहाड़ों के बीचों बीच जा पहुँचे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से पानी गिर रहा था, मानो आसमान से दूध की नदी पहाड़ों की चोटियों पेड़ पौधों की अपनी अमृत दूध समान पानी से नहलाते हुए नीचे आ रही हो। ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। जहाँ झरना गिर रहा था वहाँ पानी ने अपनी विशालतम जनसंख्या से अपनी सुंदर घर बसाया हुआ था। रंग बिरंगे फूलों मानो पानी से गुटुरगु बातें कर रही हो। भौरों फूलों पर जाकर अपनी भोजन चुरा रहे थे। पक्षियों के झुंड किसी की आने के इंतज़ार में गीत गा रही थी। जल के अंदर मछलियाँ अपनी अपनी बुलबुले से अपना उपस्थिति का परिचय दे रही थी। पानी के अंदर मेढक की झुंडों अपनी टरटर की आवाज़ों से इस परिवेश में चार चांद लगा रहे थे। ठंडी एवं मस्तानी हवाएं बह रही थी। शाम होने वाला था। सूर्य अपनी ललिमा किरणों को दसों दिशाओं में बटोर रहे थे। इस दृश्य को देखकर राजकुमार अनुजा पत्नीला के आंखें फटी की फटी रह गई। इतना सुंदर नज़ारा अब तक कभी नहीं देखा था। झरने के किनारे उन्होंने अपनी रात बिताने की सोच में वे विशाल गुल्लर के पेड़ के नीचे अपनी आसन गाड़ दी और घोड़े को चरने के लिए छोड़ दी। अपने भोजन के लिए फल मूल की व्यवस्था करने लगे। थोड़ी देर में अंधेरा छाने लगी। रात में राजकुमार भोजन करके सो गए। धीरे धीरे रात बीत रही थी। प्रातः 4 बजे का लगभग समय हो रहा था। तभी अचानक घोड़ा हिनहिनाने लगा। झट से राजकुमार अनुजा पत्नीला की नींद टूट गई। झटपट म्यान से तलवार निकाल लिए। वातावरण शांत था। तभी अचानक राजकुमार की कानों में मधुर गीत सुनाई पड़ी। गीत था, कितने दिनों से तड़पी मैं, कितने दिनों से दहकी मैं, कब आओगे मेरे पास राजकुमार, ले जा रहे मुझे रनिया बना, ले जा रहे मुझे रनिया बना। गाना सुनते ही राजकुमार इधर उधर देखने लगे। तभी उनकी नज़र जहाँ पानी गिर रहा था झरने के पास जा पहुँची। एक सुंदरी अपनी आधी कपड़े में स्नान कर रही थी। उन्हें यह दृश्य देखकर विश्वास नहीं हो रहा था, मानो वह सपना देख रहे हो। अपनी आँखों को हाथों से मिचलने लगे। आँख खोले तो फिर वही दृश्य, वही कन्या, इतने सुंदर कि मानो उसके पैर की उंगलियों को छूकर पानी धन्य हो जाता होगा। बांस की तरह लचीली कमर के बीच में उखली और उखली की तरह ढूंढी, उसमें लगा हीरे के नग वाला जेवर, मानो कोई इच्छाधारी नाग अपना नागमणि ढोड़ी पर छोड़ दिया हो। अनार की तरह ऊंची उठी हुई गोल स्तन, गर्दन लंबा मानो किसी
नागिन की फन का नीचे वाला हिस्सा, उस पर चारों उंगलियों का हल्का लाल सा निशान, होंठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह जो खुलते ही बिखरना शुरू हो जाता था। थोड़ा हल्की पतली चिपकी नाक, भूरी भूरी आँखें, उसके ऊपर नीचे पलके सूर्य ज्योति की तरह लीलाट, इतने सुंदर जिसको चित्रण करने में मानो शब्द कम पड़ जाए, जैसे मानो देवलोक में स्वयं परी उतर गई हो। राजकुमार अनुजा पत्नीला सुंदरी को देखते ही नेत्र इंद्री का शिकार हो गए। रूप विषय प्रायः नेत्र इंद्री से प्रभाव करता है, जिसका विशेष दबाव पतंग कीट पर होता है, जो दीपक मोमबत्ती पर रूप विकार से प्रभावित होकर उसे प्राप्त करने के उद्देश्य से जल मरता है, जो उसके बस की बात नहीं है। वह नेत्र इंद्री का शिकार हो जाता है। राजकुमार मन ही मन अपना मानने लगे। प्रेम की घाड़ा उनके दिल में फूट पड़ी। भगवान को बार बार प्रणाम करने लगे। वो कहने लगे, हे देव, हे प्रभु, तूने मेरे मन की बात जान ली। जैसा मैंने चाहा वैसा ही तूने मेरे सामने दे दिया। राजकुमार अनुजा पत्नीला सुंदरी के पास जाना चाहा। पैर आगे बढ़ाए ही तभी घोड़े ने उनका हाथ पकड़ लिया। इधर नज़र हटते ही अचानक सुंदरी गायब हो गई। भोर का समय था, इतना साफ नहीं दिख रहा था। घोड़े के इस हरकत से राजकुमार गुस्सा हो उठे। घोड़े को मारने लगे। कुछ देर बाद शांत होकर घोड़े से कुछ दूर पर बैठ गए। बेचारा कबूतर राजकुमार और घोड़े का बार बार मुंह ताक रहा था। बेचारा घोड़ा रोने लगा। अपनी अनमोल मोतीमयी आंसू जमीन पर गिराने लगा। मन ही मन कहने लगा, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो जल्दबाजी करने से रोका ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। कुछ समय बाद राजकुमार अनुजा पत्नीला के पास घोड़ा आकर अपना हाथ घोड़े की गर्दन पर सहलाने लगे, चूमने लगे। घोड़ा मुस्कुराने लगा। राजकुमार के मुस्कुराने से ये सब देख कबूतर अपना पंख फड़फड़ा कर उछलने लगा। सुबह हो चली थी। सूर्यदेव अपना रथ लेकर अपनी महल से निकल रहे थे। चिड़िया चहचहा रही थी। वातावरण एकदम सुंदर था। अनुजा पत्नीला को अपनी मम्मी पापा और राज की याद सताने लगी। तो इतने ही दिन राज महल से निकलते हुए हो गए थे। राजकुमार ने अपने थैली से शाही की डिब्बी और मोर की पंखुड़ी निकाली और अपने राज्य के लिए पत्र लिखने लगे। पत्र में क्या लिखा उन्होंने? जय हो तपनीला प्रदेश, जय हो। तपनीला प्रदेश के राजा रघुनाथ तपनीला एवं पूज्य पिताजी को सादर प्रणाम, साथ ही माता जी को भी सादर प्रणाम। मेरी याद आपको बहुत सताती होगी। न जो मैंने आपको कहीं कहे बिना निकल पड़ा। दक्षिण के जंगल की ओर आया हूँ। अमरावती के जंगलों से होते हुए जो राज्य से लगभग हजारों कोस दूर है। सुंदरी की तलाश में निकला हूँ। इसकी पता राज्य के पुस्तकालय में आपके दादा अपने दादा यानी मेरे परदादा जी श्री भ्रूम पत्नीला जी की लिखी हुई पुस्तक सुंदरियों के प्रदेश से जानकारी मिली। मेरी तलाश लगभग खत्म होने वाली है। जो हुआ वो सारी बातें पत्र में लिख दी। आपका विश्वासजनक बेटा तपनीला प्रदेश के राजकुमार अनुजा तपनीला। तो दोस्तों,
आपको ये कहानी अगर अच्छी लगी हो, पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको अगले का एपिसोड देखना हो या फिर जो कुछ भी इस